જૂનાગઢની મુલાકાતે આવેલા ભારતીય સેનાના નિવૃત્ત લેફ્ટનન્ટ જનરલ નિરંજનસિંહ મલિકે ટેટ્રા વ્હીકલની ખરીદીમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચાર અંગે સ્પષ્ટતા કરી। ભારતીય સેનામાં સીધા ઉત્પાદક પાસેથી જ શસ્ત્ર ખરીદવાનો નિયમ છે। આ નિયમને ટેટ્રા વ્હીકલની ખરીદીમાં કોરાણે મુકાયો અને સંરક્ષણ મંત્રાલયે જ આ નિયમને કોરાણે મૂકીને 40 લાખનું વ્હીકલ 1 કરોડમાં ખરીદ્યું। टाट्रा व्हीकल जो है एक बहुत ही अच्छा व्हीकल है और कभी हमें इसकी बड़ी आवश्यकता थी। तो 80 के दशक में हमने ये चेकोस्लोवेकिया से ख़रीदा था और उनकी जो फैक्ट्री है टाट्रा का नाम है वो इसको बनाती थी। चेकोस्लोवेकिया उसके बाद में विभाजन हो गया, चेक और स्लोवेकिया बन गया और वो फैक्ट्री एक के पास चली गई, चेक के पास में। उस फैक्ट्री को एक किसी ने ख़रीद लिया, रवि जी जो हैं, रवि ऋषि। इंडिया में एक रूल है, जो भी इक्विपमेंट फ़ौज के लिए ख़रीदा जाता है वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से ही ख़रीदा जाता है। मतलब जो उसका बनाने वाला है सीधा उसी से ख़रीदा जा सकता है, वो किसी दूसरे के थ्रू नहीं ख़रीदा जा सकता। हमने वो किया और उसके साथ में क्या किया कि हमारी जो अपनी डिफेंस सर्विसेज की PSU की कंपनी है BEML, भारत इलेक्ट्रो अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर, उसको ये ज़िम्मेवारी दी। तो वो सारा का सारा सामान UK से ख़रीद के, सामान वहीं से आता है चेकोस्लोवेकिया से, लेकिन UK के थ्रू ख़रीदते हैं। और जैसे आपने अखबार में सुना होगा, पढ़ा होगा कि जबकि उसकी कीमत तकरीबन 40 लाख है, उसकी बुक वैल्यू जो है, जो किताब में उसका वैल्यू लगा के और जिसके ख़िलाफ़ फ़ौज से पैसा लिया जाता है वो 1 करोड़ से ऊपर है। तो सवाल जो असली उठता है वो उठता है कि ये पैसा कहाँ गया। भारतीय सेनाમાં શસ્ત્ર સરંજામની કમી હોવાનો મલિક સાહેબે સ્વીકાર કર્યો। सिपाहियों की कोई कमी नहीं है, अफसरों की कमी है, ठीक है ना, और साजो सामान की कमी है। बहुत कुछ समय तक जो बताया गया है, जो आपको सबको मालूम है। સેનાની ખરીદીમાં વચેટિયાઓની મજબૂત ભૂમિકા અને તેમાં સરકારનો સીધો હાથ હોવાનું નિવૃત્ત લેફ્ટનન્ટ જનરલે ખુલીને કહ્યું। અહીં વચેટિયા વગર કંઈ પણ થઈ શકતું નથી એવી વરવી વાસ્તવિકતાને પણ એમણે રજૂ કરી અને કહ્યું કે હાલના લશ્કરી વડાને હટાવવા માટે પણ આ હથિયાર લોબી જ કામ કરી રહી છે। तो ऐसा देश है जहाँ पे बिना बिचौलियों के कुछ होता ही नहीं है, ठीक है जी। तो उसके बीच में वो बिचौलिया आ जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आप कोई सा भी हथियार खरीदिएगा, सच बात अनफॉर्चुनेटली आज ये हो गई है, कोई सा भी हथियार खरीद लीजिएगा, जिसका टेंडर नहीं लगा है वो अगले दिन आपके थ्रू ही उल्टी सीधी बातें वहाँ पे भेजेगा, सारा का सारा। और ये पूरा का पूरा चक्र इसी तरह से चलता रहा है और उसके अंदर में घिस-पिट कौन रहा है, सेना। जो आर्मी चीफ को हटाने के पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है? अब बता दिया आपको, आर्म्स लॉबी। अब उसमें नाम तो मैं किसी के जानता नहीं, नाम मुझे मालूम। इसमें सरकार भी शामिल है। अब देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिना सरकार के आर्म्स लॉबी नहीं काम कर सकती। મલિક સાહેબે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ભારતે 1973 બાદ પ્રથમ જ વખત બોફોર્સને 1600 ગનનો ઓર્ડર આપ્યો હતો, પરંતુ બોફોર્સ કૌભાંડ બહાર આવ્યું। આજે ભારત પાસે ફક્ત 150 ગન છે, જ્યારે હવાઈ સુરક્ષા માટે પણ વર્ષો જૂની એર વોર્નિંગ સિસ્ટમ જ ચાલે છે। હકીકતે તેમાં તો બહુ ઝડપથી નવી ટેકનોલોજી આવતી હોય છે। મલિક સાહેબે ભારતીય સેનાની સક્ષમતા અંગેના સવાલમાં કહ્યું કે એકલા પાકિસ્તાન સામે લડવાનું આવે તો આપણે પહોંચી શકીએ તેમ છીએ, પણ 2 મોરચે લડવાનું આવે તો મુસીબત ઊભી થાય તેમ છે। एक फ्रंट को, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे वो चीन से हो, उस पर हम सक्षम हैं। लेकिन अगर हमें 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ा, कि चीन से भी और पाकिस्तान से भी, और हो सकता है कोई हमें समुद्र की तरफ से भी उंगली डालने लगे, और साथ के साथ में मऊवाद और नागालैंड, मणिपुर और JNK और उसके अंदर में भी प्रॉब्लम चल रही हो, और पंजाब में भी फिर से आग लगानी दी जाए, तो उस समय जो है ना समस्याएं आ सकती। દરેક દેશના વડા બીજા દેશમાં જાય ત્યારે સૌપ્રથમ ત્યાંના યુદ્ધ સ્મારકની મુલાકાતે જવાનું હોય છે। આપણે ત્યાં આવતા વિદેશના મહેમાનોને ઇન્ડિયા ગેટ ખાતે લઈ જવાય છે, કારણ કે આપણા દેશમાં યુદ્ધ સ્મારક છે જ નહીં। આ મહાન ભારત દેશની કરુણતા છે। દિલીપ મોરી, VTV, જૂનાગઢ।